हेलो एवरीवन, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। आरआरबी आ चुका है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत बड़ा डाउट था, बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न था कि सर आरआरबी का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, या फिर इस साल आएगा या नहीं आएगा, या फिर इस साल एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये भी था, क्योंकि प्रीवियस जो नोटिफिकेशन की अपनी बात करें वो उन्होंने फिक्स कर रखा था कि अगस्त में एग्ज़ाम होंगे क्या, अगस्त में एग्ज़ाम होने के चांसेस कितने के सर होंगे या नहीं होंगे। तो सारे डाउट्स यहाँ पे अपने क्या हो जाते हैं, इस नोटिफिकेशन के साथ क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। क्योंकि फाइनली आईबीपीएस ने अपना आरआरबी का जो नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है, तो उसी का जो नोटिफिकेशन है उसी को अपने क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसकी जो पीडीएफ है जो उन्होंने ऑफिशियली प्रोवाइड किया उसको अपने क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज की क्लास के अंदर। तो यहाँ पे अपने बहुत सारी चीज़ें देखेंगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट है अब की बार, जो फी स्ट्रक्चर है, मतलब फॉर्म वगैरह अप्लाई करने के लिए फ़ी उन्होंने मांगी है अब की बार, जो फ़ी रखी है वो क्या है। ठीक है, उसके बाद में जो एक ये भी बड़ा डाउट है कि जो अभी फाइनल ईयर के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्ज़ाम नहीं हुई कोरोना पेंडेमिक के कारण, तो वो एलिजिबल है या नहीं एग्ज़ाम देने के लिए। तो वो भी चीज़ें अपने यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फालतू बात अपने कुछ नहीं करेंगे, अपने सारी की सारी बातें करेंगे फैक्ट की फॉर्म में। जो कुछ नोटिफिकेशन में बोला गया है उसी के अकॉर्डिंग अपने सारी की सारी बातें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कुछ फालतू नहीं बातें करेंगे, फैक्ट के अकॉर्डिंग अपनी सारी बातें करेंगे। तो अगस्त में जो एग्ज़ाम आपका होना है वो चीज़, वो डाउट तो अपना क्लियर हो गया। तो अगस्त में तो एग्ज़ाम आपका नहीं होगा, वो तो एग्ज़ाम तो आपका पोस्टपोन हो गया, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने टाइम बता दिया, टेंटेटिव टाइम उन्होंने बता रखा है। वो अभी अपने क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। और दूसरा कि 2020 में एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, तो अभी जिस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो आपके मैक्सिमम चांसेस है क्या होने के 2020 में एग्ज़ाम होने के। समझ में आ रही चीज़, मैक्सिमम चांसेस बोल रहा हूँ मैं, 100% नहीं बोल रहा, क्योंकि अभी भी सिचुएशन हो सकती है। नोटिफिकेशन से अपने को पता लगेगा। ठीक है, तो नोटिफिकेशन को अपने पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो नोटिफिकेशन आपका एक कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफिसर स्कैल 1, 2 एंड 3 ऑफिस असिस्टेंट, मतलब आपका क्लर्क, उस पीओ क्लर्क वगैरह, ये सारे के सारे रिक्रूटमेंट पे आपका नोटिफिकेशन है। तो स्टार्ट करते हैं इसको, थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं, डेट वगैरह जो उसने टाइम वगैरह दिया उसके बारे में। जो द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर नेक्स्ट कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर आरआरबीज फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप ए ऑफिसर्स का, और जो ग्रुप बी ऑफिस असिस्टेंट मतलब क्लर्क वगैरह का, विल बी कंडक्टेड, वो कंडक्ट होगा टेंटेटिवली। अब ध्यान रखना, इसने बोला है टेंटेटिवली। टेंटेटिव का मतलब फिक्स नहीं है। टेंटेटिव फॉर्म में बात की है, इसका मतलब फिक्स फॉर्म में बात नहीं कर रहा। टेंटेटिवली मतलब उसके चांसेस हैं इन सितंबर, कब, सितंबर में होने के, मतलब एग्जाम आपके सितंबर में होने के चांसेस। इसका मतलब अगस्त से तो आपका पोस्टपोन हो चुका है। एंड अक्टूबर नवंबर, और किसमें, अक्टूबर नवंबर में चांसेस है। तो प्री का एग्जाम आपके चांसेस सितंबर में, और मेंस के एग्जाम के चांसेस आपके अक्टूबर नवंबर में। और उसने यहाँ पे लिखा है, कोई डेट भी फिक्स नहीं की उसने, क्या किया है, सिर्फ मंथ बताया है, और वो भी टेंटेटिव बताया। इसका मतलब चांसेस है कि बाई चांस अगर सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो जाती है कोरोना वायरस वाली, तो हो सकता है एग्जाम आपके कंडक्ट ना हो। इसलिए उसने पहले ही क्या कर दिया, आईबीपीएस ने बता दिया यहाँ पे कि आपकी जो एग्जाम का जो टाइम दिया है हमने, वो क्या दिया है, टेंटेटिव फॉर्म में दिया है। समझ में आ रही है आप लोगों के। तो मैक्सिमम चांसेस आपके क्या है, आपके सितंबर में होने के चांसेस है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ से एक मोटिवेशन भी मिल जाता है इस बात का कि सर हमें हमसे स्टडी नहीं हो रही, कि हमें कोई टारगेट फिक्स नहीं हो पा रहा, कोई डेट वगैरह फिक्स नहीं की, तो टारगेट किसको लेकर चलें। तो अब आपका टारगेट बन गया सितंबर। अगर मानो आप सितंबर में एग्जाम आपका होता है, जिसके मैक्सिमम चांसेस होने के, अगर आपका एग्जाम होता है तो आपके पास कितना टाइम है, जुलाई आ गया आपका, तो इसका मतलब ओनली 2 मंथ्स है। 2 मंथ्स में आप क्या कर लोगे, इसलिए 2 मंथ्स का टारगेट बनाकर हाई लेवल पे अपनी स्टडी तैयार कर दो, नहीं तो बाद में सिर्फ पछतावा रह जाएगा। तो अपने को टारगेट मिलेगा क्या, अब सितंबर अपने को टारगेट मिल चुका है। अब अपनी स्टडी को बूस्ट करो, और वापस से उसी मेहनत के साथ जैसे पहले करते थे वैसे ही वापस से क्या कर दो, स्टडी अपनी बूस्ट कर दो, स्टार्ट कर दो। ठीक है, अगर सिलेक्शन लेना है तो ईजी भी होगा, क्योंकि लॉकडाउन वगैरह का इम्पैक्ट हुआ है। तो इस तरीके से इसने बात की है। उसके बाद में जो डेट उसने इंटरव्यू के लिए भी यहाँ पे बोल रखा है, इंटरव्यूज़ के लिए उसने डेट वगैरह मंथ ऑफ नवंबर 2020 दे रखा है। और वो भी क्या है, टेंटेटिव फॉर्म में उसने मंथ दे रखा है। टेंटेटिव फॉर्म में मतलब नवंबर के अंदर आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा, ये टेंटेटिव फॉर्म में उसने बोला हुआ है। समझ में आया आप लोगों के। अब अपने यहाँ पे सारा कंप्लीट तो इसको पढ़ेंगे नहीं, कंप्लीट पढ़ेंगे तो अपने को 3-4 घंटे लग जाएंगे। तो अपने वीडियो लेंथी ना हो जाए ज़्यादा, तो अपने जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसकी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। जल्दी चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट आएगी उनकी अपनी सारी की सारी बातें करें। यहाँ पे जो पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज बता रखे हैं उसने, एक बार यहाँ पे देखो थोड़ा सा। तो पार्टिसिपेटिंग मतलब कौन कौन से आरआरबी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, आंध्रा ग्रामीण बैंक हो गया, आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक, अरुणाचल आर्यावर्त बैंक लखनऊ उत्तर प्रदेश वाला, असम वेस्ट बंगाल के बैंक आ गए, गुजरात का बड़ोदरा गुजरात ग्रामीण बैंक आ गया, राजस्थान का आपका बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वगैरह। इन्होंने बहुत सारे बैंक उनको क्या दे रखा है, साथ में उनकी लैंग्वेज दे रखी है, प्रीफर्ड लैंग्वेज, तेलुगु इसकी इंग्लिश है, हिंदी है, असमीज बंगाली बोडो है।
ठीक है, बंगाली गुजराती, हिंदी है राजस्थान की गुजराती, इस तरीके से उन्होंने जो आपकी डिज़ायर्ड लोकल लैंग्वेज है, जो आपको बाद में डिज़ायर्ड लैंग्वेज की फॉर्म में चाहिए, ठीक है, वो भी यहाँ पे लैंग्वेज की अपनी बात करें तो वो भी क्या है इसने बता रखी है। अब एक ये भी था कि पिछली बार एक बार ये पॉइंट आया था बीच में, बहुत बड़ा इशू आया था, क्या हुआ था कि अपनी जो लोकल लैंग्वेज को ये अटेम्प्ट कर सकते हो कि आप हिंदी को अटेम्प्ट, जैसे गुजरात जाते हो तो आप गुजरात में गुजराती और इंग्लिश दो ही चूज कर सकते हो। इंग्लिश तो आपकी कंपलसरी है, साथ में है, करो, वो आपको मिलेगी ऑप्शन की फॉर्म में, लेकिन आपको हिंदी नहीं मिलेगी, हिंदी की जगह गुजराती इस तरीके से आएगा। तो वो पिछली बार तो क्या हुआ था, थोड़ा क्या हुआ था, एक बार उन्होंने ऐसा बोला था, उसके बाद उन्होंने क्या बोल दिया, हिंदी को रख दिया था, साथ में लोकल लैंग्वेज भी रख दी थी और साथ में हिंदी को भी रख दिया था कि आप हिंदी में भी अटेम्प्ट कर सकते हो। उन्होंने बोला लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश में कर सकते हो, तो हिंदी को भी साथ में रखा था। इस बार ऐसा है या नहीं, वो भी चीज़ अपने यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो भी अपने को पता लगेगा जब अपने इस नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे कंप्लीट फॉर्म में। तो ये बहुत सारे बैंक वगैरह दे रखे हैं, कौन कौन से इसमें पार्टिसिपेट भाग ले रहे हैं, तो ये बैंक्स आप देख लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो पीडीएफ से आप एक बार इसको गो थ्रू कर लेना, डिटेल में करना हो तो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका मैं डायरेक्ट बता दूं, एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है, और आपकी एज वगैरह जो क्राइटेरिया वो होना चाहिए फुलफिल, वो अपने अभी देख लेंगे आगे आगे चलें तो। नेशनलिटी और सिटीजनशिप आपको पता ही है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, नेपाल, भूटान, तिब्बतन, रिफ्यूजी वगैरह, ओरिजिन वगैरह ये इसने दे रखा है, तो अपने को इंडिया से मतलब है, क्योंकि इंडिया के होते हैं मैक्सिमम, बाहर वाले आरआरबी में क्यों आएंगे, ठीक है, तो इस तरीके से इसने यहाँ पे बात बोली है। अब यहाँ पे अपने बात करें एज की बात करें तो एज यहाँ पे उसने बताई है, तो एज है एज ऑन 1/7/2020, 1 जुलाई 2020, जो 1 जुलाई है अपना 2020 का, सॉरी 1 जुलाई है 2020 का, मतलब जो आज अपना क्या 30 जून हो गया, तो कल जो 1 जुलाई है उस डेट पर आपकी एज क्या होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग उसने बताया। स्केल थर्ड के लिए 21 ईयर से 40 ईयर्स होना चाहिए, ये डेट ऑफ बर्थ साथ में दे रखी है, ये आप इसको गो थ्रू कर लेना डिटेल में, ठीक है, 21 से 40 ईयर्स। ऑफिसर स्केल सेकंड की बात करें 21 से 32 ईयर्स, डेट उन्होंने दे रखी है कि मतलब 30/6/1999 से पहले का नहीं होना चाहिए, और 3/7/1988 सॉरी 3/6/1999 से बाद का नहीं होना चाहिए, मतलब अभी तक का, और 3/7/1988 से पहले का पुराना नहीं होना, पुराना मतलब उससे बूढ़ा नहीं होना चाहिए, उस तरीके से इसने बात बोली है। यहाँ पे ऑफिसर स्केल फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे 18 ईयर से 30 ईयर्स आपकी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 18 ईयर्स है, और मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है 30 ईयर्स आपकी क्या है एज रिक्वायरमेंट है। तो मतलब क्या निकला 2002 30 जून 2002 से 2 से बाद का नहीं होना चाहिए, और 3/7/1990 से पहले का नहीं होना चाहिए पर्सन, मतलब उसकी डेट ऑफ बर्थ उससे पहले की नहीं होनी चाहिए, 3/7/1990 से पहले के, ध्यान दे लेना इन चीज़ों पे। एलिजिबिलिटी बता रहा है, उसके बाद रिलैक्सेशन भी मिलेगा, कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन भी है, जनरल को नहीं है, लेकिन कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है वो भी अपने देख लेंगे। ऑफिस असिस्टेंट कलर की बात करें 18 से 28 ईयर रहेगा, मतलब 18 से 28 साल तक की उसकी एज रहेगी, मैक्सिमम आपकी 28 रहेगी, मिनिमम आपकी 18 रहेगी, ठीक है, मतलब 2/7/1992 से पहले का पर्सन नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन देखें तो एससी के लिए अपने देखें तो 5 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब जितनी इन्होंने जैसे बात करें अपने फॉर एग्जांपल ऑफिसर स्केल फर्स्ट पीओ की बात करें तो कितना 35 ईयर्स हो जाएगा, और ओबीसी के लिए 33 ईयर्स हो जाए, 3 साल का रिलैक्सेशन है, समझ में है आपके। उसके बाद में अपने देखें तो यहाँ पे और भी दे रखे हैं, जो आपके हैंडीकैप्ड है उनके लिए 10 ईयर्स का दे रखा है उन्होंने, ठीक है, पर्सन जो हैंडीकैप्ड है डिसेबिलिटी वाले उनको 10 ईयर्स मतलब 40 ईयर्स उनके लिए हो जाएगी। पीओ की अगर अपने बात करें उसकी 38 कलर की हो जाएगी। तो ये भी आप क्या कर लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसमें आप गो थ्रू कर लेना डिटेल के अंदर। तो यहाँ पे अपनी इंपॉर्टेंट बातें सारी की सारी कर लेते हैं, ठीक है। चलते हैं उसमें आगे आगे अपने देखें आगे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है क्या यहाँ पे। उसके बाद ये सारा का सारा दे रखा है कि एलिजिबिलिटी क्या क्या होती है हैंडीकैप्ड के लिए, ये आप पढ़ लेना, इसमें आपको पता लग जाए जो इस कैटेगरी के अंडर आते हैं वो लोग यहाँ पे गो थ्रू कर लेना इस चीज़ को। तो सारी की सारी यहाँ पे कैटेगरी, यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, एक्स सर्विसमैन कौन किसको माना जाता है एक्स सर्विसमैन, तो एक्स सर्विसमैन है वो देख लेना। ईडब्ल्यूएस का भी दे रखा है जो जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस की जो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए आपका सर्टिफिकेट बनाने की, वो चीज़ें यहाँ पे दे रही है, वो सारी मिल जाएगी आपको। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देखें तो यहाँ पे पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं बता दूँ आपको कि क्या होगा। देखो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी, ठीक है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपकी किसकी, लोकल लैंग्वेज के अंदर, समझ में आ रही है। तो जो प्रोफिशिएंसी वो आपकी जो लोकल लैंग्वेज की लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी चेकिंग आपकी बाद में होती है, ठीक है, तो वो अपने बाद में कर लेंगे, पहले एग्जाम देना होता है, उसके बाद में जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह उस टाइम पे, तो उस टाइम पे भी कई बार नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में ज्वाइनिंग भी मिल जाती है, लेकिन आपको 6 महीने के अंदर अंदर, अभी तक तो यही है कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको वेरिफिकेशन देना होता है उसका, वो इतना
टफ टास्क नहीं है। कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे गुजराती हो, चाहे आपकी मलयालम हो, चाहे आपकी मराठी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें इतनी वाली पंजाबी हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वो इजीली हो जाता है, 10 दिन में आपकी बन जाती है, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो इजीली हो जाता है। वो अपने बाद में बात करेंगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाए तब बता देंगे कैसे करना है उनको। ठीक है, एक बार आप सिलेक्ट हो जाओ। डिजायरेबल है आपका वर्किंग नॉलेज और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, जैसे RSCIT वगैरह भी चल जाता है। अगर आपके पास डिग्री वगैरह है, बीटेक वगैरह है, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन नॉर्मल वाले सर्टिफिकेट, मतलब नॉर्मल आपको नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। ये चीज़ें इसने दे रखी है, सभी के लिए सेम ही है, आपका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन्होंने ये चीज़ यहाँ पे बोली है, मतलब बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, ये बात इन्होंने बोली है। ऑफिसर स्केल सेकंड के लिए 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। स्केल सेकंड की अपन बात करें तो, और साथ में क्या है, एक्सपीरियंस भी उसने बोला है, इसमें एक्सपीरियंस भी होता है। ये ऑफिसर स्केल सेकंड तो वही देते हैं जो ऑफिसर स्केल फर्स्ट है। तो ठीक है, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है पहले से, जिनको एक्सपीरियंस है, मतलब 2-3 साल उनको हो चुके हैं वहाँ पे वर्क करते, वही दे सकते हैं। और ऑफिसर स्केल थर्ड है, उसको मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे इनका जो क्राइटेरिया है, जो इस फील्ड से रिलेटेड हैं, जिनको ये एग्जाम देना है, वो क्या कर लेना, इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। अब यहाँ पे अपने बात करें, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन जाता है अपने वाला कि ऑल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन शुड बी फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज, मतलब अप्रूव्ड होना चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी। ये तो सभी की मैक्सिमम क्या अप्रूव्ड होती हैं। एंड द रिजल्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिजल्ट शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर 21/07/2020, मतलब 21 जुलाई से पहले पहले आपका रिजल्ट, या तो उस डेट पे या उससे पहले पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। कौन सा? फाइनल रिजल्ट, मतलब कंप्लीट आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आपका क्या हो जाना चाहिए, डिक्लेयर हो जाना चाहिए। इसका मतलब यहाँ से एक चीज़ क्लियर होगी, क्योंकि आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता था अगर आपका एग्जाम टाइम पे हो जाता, कोरोना वाला केस ना होता, तो अब तक आपका रिजल्ट हो सकता है डिक्लेयर हो जाता बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का। लेकिन फाइनल ईयर का अभी तक तो एग्जाम ही नहीं हुआ, अभी उसका एग्जाम जुलाई में होने का बोल रहे हैं, तो जुलाई में होना है उसका एग्जाम। ठीक है, तो अब तक तो आपका एग्जाम ही नहीं हुआ, तो रिजल्ट 21 जुलाई को तो कोई चांस ही नहीं है आपका रिजल्ट आने का। इसका मतलब यहाँ से एक पॉइंट क्लियर होता है, अगर फैक्ट की फॉर्म में बात करें तो क्या, कि जो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते, ये फॉर्म फिल कर सकते हो आप, फर्जीवाड़े में करो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम नहीं दे सकते। फर्जीवाड़े में करके एग्जाम दे लो, लेकिन सिलेक्शन ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी आप लोगों की। ये चीज़ है, अगर आपको एक्सपीरियंस की फॉर्म में, अगर प्रैक्टिस के लिए आपको चेकिंग के लिए फॉर्म फिल करना है तो आप फिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार थोड़ा लिख दो कि अलग वे में लिख सकते हो कि एक बार आपको चेकिंग करना हो एग्जाम का तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ज्वाइनिंग नहीं ले सकते, ये चीज़ है, श्योर चीज़ है। यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, मैं पहले बता दूं, क्योंकि फाइनल ईयर वाले जो अभी हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि रिजल्ट आपका 21 जुलाई से पहले पहले आ जाना चाहिए। तो कोई चांस ही नहीं है आपका 21 जुलाई से पहले तो एग्जाम ही नहीं होने, तो रिजल्ट तो बहुत दूर की बात है। समझ में आया? तो फाइनल ईयर वाले एग्जाम नहीं दे सकते, जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है वो ये एग्जाम दे सकते हैं। आगे अपने बात करें तो आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट में प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज की अपनी बाद में बात करेंगे। ठीक है, ये हो जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके पास 10th का सर्टिफिकेट है उसको तो ज़रूरत नहीं होती, और जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है उस लैंग्वेज का, लोकल जैसे गुजरात से भर रहे हो तो गुजराती का नहीं है, तो वो ईजी होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने गुजरात में ऑलरेडी क्या है जॉब में हैं, तो वहाँ पर ये कोई इश्यू नहीं होता, आपको टाइम दे देते हैं, वो आराम से हो जाता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है, क्योंकि लॉकडाउन हो चुका है, बेरोजगार ऑलरेडी हैं, तो जो फीस का बर्डन है वो होता है मेन। तो यहाँ पे ऑफिसर स्केल फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात करें और ऑफिसर असिस्टेंट सेम ही फीस है यहाँ पे, जो चार्ज ले रहा है इंटीमेशन, जो चार्जेस हैं आपके एप्लीकेशन फ़ी के। तो वहाँ पे अपने बात करें SC ST और PWBD मतलब हैंडीकैप्ड के लिए तो क्या है 175 है, और जो अदर जो जितने बच्चे हैं OBC जनरल वगैरह सारे के सारे, उनके लिए जो फीस है वो कितनी है आपकी 850। EWS की भी क्या है 850 है। ठीक है, क्योंकि SC ST और PWBD हैं जो हैंडीकैप्ड वाले हैं, उनके लिए ही फीस आपकी क्या है 175 है। तो आप लोगों की जो फीस है वो क्या है 850 है, मतलब पिछली बार कितनी थी 600 थी, तो अब की बार कितने ज़्यादा बढ़ा दिए, 250 रुपये ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया। तो मतलब क्या निकला, स्टूडेंट पे तो क्या आ गया, बर्डन आ चुका है। हो सकता है ये फ़ी इन्होंने इस तरीके से ली हो क्योंकि अभी ये जो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का जो चीज़ चल रही है, तो कोई हो सकता है नेगेटिव वे में इन्होंने ना किया हो, क्योंकि पहले अपने एक जो एग्ज़ाम सेंटर पे 1000 के अराउंड हज़ार स्टूडेंट्स क्या होते थे, अलाउ होते थे, तो अब की बार 1000 स्टूडेंट तो मुझे लगता नहीं है कि अलाउ करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा वहाँ पे सैनिटाइजेशन का सारा ध्यान रखना पड़ेगा, सैनिटाइजर वगैरह प्रोवाइड करवानी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे करनी पड़ेगी। कैबिन वगैरह भी हो सकता है तैयार करने पड़े, जिस तरीके से अभी बातें आ रही है TCS जैसे बोल रहे हैं कंडक्ट करवाने के लिए। तो 300-400
3,400 मैक्सिमम स्टूडेंट वहाँ पे होंगे, जहाँ पे 1,000 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ थी, वहाँ पे 1,000 स्टूडेंट एक साथ एग्जाम देते थे, तो वहाँ पे 300-400 मैक्सिमम स्टूडेंट रखें, क्योंकि गैप भी रखना, सोशल डिस्टेंसिंग ज़्यादा जरूरी है ना, क्योंकि अभी तो ये चलेगा, चाहे आपका ट्रीटमेंट भी होने लग जाए तो भी एक बार तो ये कुछ टाइम तक तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चंस वगैरह तो रखनी पड़ेगी कोरोना वाली, तो इसलिए उन्होंने हो सकता है 250 रुपये चार्ज, कोई ज़्यादा नहीं है। अगर अपनी बात करें, अगर अपनी हेल्थ की बारे में बात करें, ठीक है, समझ में आ रही है, हेल्थ की फॉर्म में बात करें, वैसे तो बर्डन है क्योंकि बेरोजगार स्टूडेंट हैं और बेचारे स्टूडेंट हैं, उन पे ऑलरेडी बर्डन बहुत जाता है, तो वैसे तो एक टाइप का बर्डन है, लेकिन ये भी है ना, एक अगर अपने बात करें, अपने को फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं वहाँ पे, कि सबसे इंपॉर्टेंट तो अपनी जान है ना, तो उसके लिए अपने बोल नहीं सकते इतना कि ज़्यादा कोई बर्डन है 250 रुपये का। लेकिन वैसे तो मैं मानता हूँ, मुझे पता है स्टूडेंट्स पे बर्डन होता है, क्योंकि मैंने भी आप वाली लाइफ कभी जी है, समझ में आ रही चीज़, तो वो चीज़ तो मैं आप लोगों से ये सहमत हूँ पूरा का पूरा कि ये बर्डन ज़्यादा है। चलो कोई ना, बर्डन ज़्यादा है तो अब मेहनत क्या कर दो, और ज़्यादा बढ़ा दो, 250 रुपये वाली और एक्स्ट्रा कर दो आप मेहनत, समझ में आ रही चीज़, मेहनत को और ज़्यादा बढ़ा दो, क्योंकि आपके फीस का भी बर्डन आज का, इसलिए मेहनत क्या करो, थोड़ी इंक्रीमेंट कर दो, मेहनत थोड़ी बढ़ाओ। वैसे स्टूडेंट्स को थोड़ी रियायत देनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट अपना फंड यूज़ कर सकती है। चलो उस इशू पे अपने यहाँ पे बात करने वाले नहीं है, गवर्नमेंट वाले इशू पे, यहाँ पे अपने को ओनली क्या करना है, नोटिफिकेशन चेक करना है। आगे चलते हैं, आगे आपके एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कोई चेंजेस वगैरह है क्या। अभी तक तो कोई चेंजेस आया नहीं, जितनी बातें हुई है उनमें, और एग्जामिनेशन की जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस देख लेते हैं या नहीं। तो आपका प्री का जो एग्ज़ाम है ऑफिस असिस्टेंट का और ऑफिसर स्केल 1 का सेम ही जाएगा। रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी आपकी, मतलब मैथ्स वगैरह आएगी, ये दोनों आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 40-40 है, दोनों में 40-40 है, कोई दिक्कत नहीं है। और कंपोजिट टाइम 45 मिनट्स का है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और मैक्सिमम मार्क 40-40 80 मार्क्स है, मतलब सेम का सेम ही है, जैसे पहले था वैसा का वैसा सेम ही आपका क्या है, ये है। समझ में आया चीज़ यहाँ पे। और कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन बोथ द टेस्ट बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स, मतलब दोनों को आपको क्वालिफाई अलग अलग से भी करना है, बोथ द टेस्ट, मतलब दोनों के दोनों टेस्ट है उनको क्वालिफाई करना है, मतलब इंडिविजुअल कट ऑफ भी है यहाँ पे और सेक्शनल, मतलब सेक्शनल कट ऑफ भी है और कंप्लीट कट ऑफ भी यहाँ पे है। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेन एग्जामिनेशन की। मेन एग्जामिनेशन की अपनी बात करें, ऑफिसर स्केल फर्स्ट और जो आपका ऑफिस असिस्टेंट है उनका सेम ही होना है यहाँ पे। तो मेन एग्जामिनेशन की अगर अपनी बात करें तो ऑफिसर जो आपका ऑफिसर ऑफिस असिस्टेंट है, मतलब क्लर्क है जो आरआरबी, उसकी बात कर लेते हैं, सेम का सेम ही क्या है, ऑफिसर स्केल 1 वाला है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन अपने यहाँ पे बात करेंगे तो रीजनिंग है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 है, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन, ठीक है, 20 मार्क्स, वो 50 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, नंबर ऑफ मार्क्स 40। इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज 4AB लिख रखा है, मतलब इंग्लिश और हिंदी में से आपको एक को सेलेक्ट करना है। तो वहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40-40, ठीक है, और आपके क्या है, मार्क्स भी 40-40। और न्यूमेरिकल एबिलिटी है, उसमें भी आपके मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 और मार्क्स आपके 50 है। कंपोजिट टाइम रहेगा, मतलब सेक्शनल टाइम नहीं है, कंपोजिट टाइम है 2 आवर्स का, और 200 मार्क्स है आपके, 200 क्वेश्चन है आपके यहाँ पे, आपको ये चीज़ ध्यान रखना। कंप्यूटर का जो क्वेश्चन होता है वो आपका कंप्यूटर हाफ मार्क्स का होता है, समझ में आई आप लोगों के। तो 4A 4B दे रखा है, इसका मतलब क्या, आपको इंग्लिश और हिंदी में से एक चूज करना। मतलब यहाँ पे ये निकला कि जो लोकल लैंग्वेज वाली जो बातें हुई थी कि लोकल लैंग्वेज में अटेम्प्ट करना है, जहाँ पे गुजराती है तो वहाँ पे हिंदी नहीं आएगी, इंग्लिश और गुजराती आएगी। जहाँ पे मराठी है तो वहाँ पे हिंदी नहीं आएगी, मराठी और इंग्लिश आएगी। पेपर भी आप मराठी और इंग्लिश में ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो वो चीज़ अपनी क्लियर होगी कि यहाँ पे हिंदी आएगी। अभी तो अपने को ये पता लग गया क्योंकि नोटिफिकेशन उन्होंने दे रखा है, नहीं तो यहाँ पे ये देते ना लोकल लैंग्वेज, स्लेस लगाकर लोकल लैंग्वेज देते हिंदी के साथ, या फिर डायरेक्ट लोकल लैंग्वेज बोलते, एलिजिबल जो प्रीफर्ड लैंग्वेज उसकी बात करते। तो अभी तो ये लग रहा है, चलो आगे नोटिफिकेशन नोट वगैरह दिया होगा वहाँ पे और पढ़ लेंगे। ऑफिसर स्केल 1 का भी सेम पैटर्न रहेगा एग्जाम का। अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ वर्जन ऑफ टेस्ट दे रखा है उसने। अब लिस्ट ऑफ वर्जन्स ऑफ टेस्ट, मतलब टेस्ट आपका किस किस वर्जन में होगा, तो देख लेते हैं। जैसे आंध्रा की बात करें तो इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु की बात है। इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु की बात है मीडियम ऑफ एग्जाम है, मतलब आप पेपर को इंग्लिश में, हिंदी में और तेलुगु 3 लैंग्वेज में अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हिंदी है। अब देखो सभी में हिंदी आपके, इंग्लिश हिंदी सब में है। गुजरात में गुजराती भी है। जैसे बात करें अपने उर्दू है, जम्मू कश्मीर में असमीज़ है, यहाँ पे आसाम के अंदर, यहाँ कोंकणी वगैरह भी आ जाती है आपके कर्नाटका में। और अपनी ये बात करें तो एक बार आप यहाँ पे चीज़ चेक करो तो सभी के अंदर हिंदी तो ज़रूर है। इसका मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कहीं से भी आप फॉर्म फिल करो, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म कहीं से भी फिल करो। आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों हैं, आप इंग्लिश में भी अटैम्प्ट कर सकते हो, हिंदी में भी कर सकते हो, और वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें भी अटैम्प्ट कर सकते हो। इसका मतलब हिंदी अपनी साथ में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी में करते हैं सब कुछ, जो अटैम्प्ट वगैरह करते हैं क्वेश्चन पेपर को, मैथ वगैरह रीजनिंग वगैरह जो हिंदी में करते हैं, तो उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हिंदी आपकी है और लैंग्वेज आपको हिंदी भी यहाँ पे मिलेगी। इंग्लिश और हिंदी में से आपको मेंस में चूज करना है, वो भी यहाँ पे आपको मिलेगी। और मेंस के अंदर आपको हिंदी और इंग्लिश ही मिलेगी, कोई और लैंग्वेज नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्होंने पैटर्न बता रखा है, इंग्लिश और हिंदी 2 ही लैंग्वेज दे रखी है।
और ये जो यहाँ पे मलयालम, ये कोंकणी, ये वगैरह दे रखा है, ये उन्होंने उस तरीके से दे रखा है। किस तरीके से दे रखा है कि मीडियम ऑफ टेस्ट क्या रहेगा, मतलब जैसे मैथ्स वगैरह सारा पूरा पेपर किस लैंग्वेज में आपका ओपन होगा उस तरीके से। इंग्लिश आपका इंग्लिश में ही ओपन होगा, इंग्लिश तेलुगु में कैसे ओपन हो जाएगा, इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश में ही ओपन होगा, हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी में ही होगा। जो मैथ रीजनिंग है ना वो आपकी मलयालम में भी हो सकती है, हिंदी में भी हो सकता है, इंग्लिश आप कोई सा भी सिलेक्ट कर लो। लेकिन जो हिंदी और इंग्लिश का पेपर है ना, अब कई स्टूडेंट ये बोलते हैं जैसे कि सर अपने बात करें तो जो हिंदी है वो गुजराती में आएगी क्या, तो हिंदी गुजराती में कैसे आ सकती है, हिंदी तो हिंदी होती है, गुजराती गुजराती होती है। ये नॉनसेंस क्वेश्चन बहुत बार स्टूडेंट्स क्लास में भी पूछ लेते हैं कि सर जो आपकी हिंदी है वो गुजराती में आएगी क्या, जो इंग्लिश है वो गुजराती में आएगी क्या, तो इंग्लिश गुजराती में कैसे आ सकती है, जब इंग्लिश गुजराती में आ गई तो वो तो गुजराती हो जाएगी ना। जब मैं बोल रहा हूँ हम क्या आप कैसे हो, मैंने बोला आप कैसे हो, इस बात को आप गुजराती में बोलो केम छो, तो वो तो गुजराती होगी ना आपकी। समझ में आ रही है चीज़। जब लैंग्वेज आपका इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो आ रही गुजराती में, तो वो गुजराती लैंग्वेज है ना कि इंग्लिश है। और जो हिंदी है वो हिंदी है, हिंदी होगी तो इसका मतलब हिंदी में ही आएगी, तभी वो हिंदी है। अगर हिंदी को आपने गुजराती में लिख दिया तो वो हिंदी नहीं रहेगी, गुजराती बन जाएगी। समझ में आ रही है क्या। थोड़ा चमका लिया करो, अपना ये सेंस यूज़ कर लिया करो, चमका हुआ होगा और थोड़ा बहुत आपका, तो अपना सेंस यूज़ कर लिया करो। ऐसी फालतू नॉनसेंस बातें मत किया करो। आप ऑफिसर बनने जा रहे हो, समझ में आ रही है ना बात। बैंक में जाकर ऑफिसर बनोगे, ऐसे ऑफिसर बनोगे क्या। इसके बाद में अपने बात करें नेक्स्ट में सिंगल लेवल एग्जामिनेशन, जो आपके ऑफिसर स्केल सेकंड और थर्ड वाले जो हैं उनमें आपके यहाँ पे दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, और आपका क्या है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन है। मतलब क्या है, उनका एक सिंगल एग्जाम ही होगा। देखो जो ऑफिसर स्केल 1 पीओ और जो क्लर्क का एग्जाम है उसमें 2 एग्जाम प्री मेंस होते हैं, और जो ऑफिसर स्केल सेकंड और थर्ड है उसके अंदर आपके कितने होते हैं, एक ही एग्जाम यहाँ पे होता है। फाइनेंशियल अवेयरनेस है, जैसे ऑफिसर स्केल थर्ड की अपने बात करें तो समझ में आ रही चीज़, तो वो उनके लिए है। आगे अपने बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, पेनल्टी। चलो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग वगैरह बता रखी है, कट ऑफ वगैरह ठीक है। कट ऑफ तो अपनी क्या होती है, कहाँ से डिसाइड होती है, कट ऑफ तो आपसे डिसाइड होती है कि आप किस लेवल पे तैयारी कर रहे हो, उस तरीके से आपकी क्या होती है, डिसाइड होती है। कट ऑफ देखकर कभी तैयारी नहीं करनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए हाईएस्ट पॉइंट पे कि मुझे इंडिया टॉप करना है, या फिर मान लीजिए मुझे वो एग्जाम टॉप करना है, मेरे क्वेश्चन मार्क्स कभी नहीं कट होने चाहिए, बिल्कुल भी डिडक्ट ना हो, इस तरीके की तैयारी रखनी है। कट ऑफ के अकॉर्डिंग मत चलो, नहीं तो सिलेक्शन होने के चांसेस रह जाएंगे आप। समझ में आ रही है चीज़, तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। उसके बाद में बात करें अपने नेक्स्ट, अगर पॉइंट कोई इंपॉर्टेंट ढूंढे, यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा क्या। चलते हैं, प्रोविजनल अलॉटमेंट की बात हुई है, ये आपकी प्रोविजनल अलॉटमेंट की बातें बाद की है, जब अपना सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद की बातें हैं। ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वगैरह जो लेकर जाते हैं, ये आपके एडमिट कार्ड पे भी आ जाएगा अलग से। सोशल डिस्टेंसिंग का कुछ देखा मैंने, ठीक है। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग का देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है, सोशल डिस्टेंसिंग मोड कंडक्ट ऑफ एग्जाम रिलेटेड इंस्ट्रक्शन। वो सोशल डिस्टेंसिंग की बातें यहाँ पे हुई है। तो यहाँ पे अपने पास डिफरेंट रिपोर्टिंग टाइम विल बी परमिटेड प्रिंटेड फॉर ए सेट ऑफ कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट मच बिफोर द रिपोर्टिंग टाइम टू अवॉइड क्राउडिंग। मतलब क्या होगा डिफरेंट सेट, मतलब आपको बहुत ज़्यादा पहले जाना पड़ेगा एग्जाम सेंटर पे। मतलब ये बात क्लियर होगी ना अपने वाली। सोशल डिस्टेंसिंग मैंने अभी बोला था, फीस क्यों ज़्यादा ले रहे हैं, वो फीस ज़्यादा लेने का आपको देख लिया ना क्या चीज़ है यहाँ पे, फीस ज़्यादा लेने का क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पे मेंटेन करवाई जाएगी। समझ में आई आप लोगों के, सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पे मेंटेन करवाई जाएगी। और यहाँ पे बात में कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट द एग्जाम वेन्यू स्ट्रिक्टली एज पर द टाइम स्लॉट मेंशन इन द एडमिट कार्ड, और इन्फॉर्म कर दिया जाए मेल वगैरह के द्वारा आपको। समझ में आई चीज़। इंडिविजुअल टाइम स्लॉट ओनली एज एंट्री इनटू द एग्जाम वेन्यू विल बी प्रोवाइडेड बेस्ड अपॉन द इंडिविजुअल टाइम स्लॉट। इंडिविजुअल टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग आपको एंट्री मिलेगी। कैंडिडेट शुड रिपोर्ट 15 मिनट्स बिफोर द रिपोर्टिंग टाइम। जो रिपोर्टिंग टाइम आपको दे रखा है ना कॉल लेटर पे, उससे 15 मिनट पहले आना है आपको, रिपोर्टिंग टाइम से भी पहले। और कैंडिडेट रोल नंबर लैब नंबर विल नॉट बी डिस्प्लेड आउटसाइड द एग्जाम वेन्यू। एग्जाम वेन्यू से बाहर नहीं होंगे, बट द सेम विल बी इंटीमेटेड कैंडिडेट इंडिविजुअली एट द टाइम ऑफ एंट्री। मतलब जब वहाँ पे आप टाइम ऑफ एंट्री आपका आईडी वेरिफिकेशन होगा, वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपकी लैब नंबर क्या है, तो बाहर नहीं होगा। तो मतलब भीड़ इकट्ठी नहीं होने देनी, मतलब पूरा का पूरा सोशल डिस्टेंसिंग के अकॉर्डिंग चलेगा। आइटम्स जो परमिटेड है वो देख लेते हैं अपने, कौन कौन से आइटम यहाँ पे परमिटेड है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान में रखकर तैयार किया गया इस पूरे नोटिफिकेशन को। आइटम्स जो परमिटेड है वो क्या है, मास्क है, वियरिंग मास्क कंपलसरी है। एक मास्क आपको घर से लेकर जाना ही पड़ेगा। देख लो वही है जैसे आधार कार्ड लेकर जाना है वैसे मास्क लेकर जाना है। समझ में हर चीज़, मास्क मत भूल जाना भूल से भी। समझ में आ रही है, तो प्रैक्टिस कर लो अभी से मास्क की, मास्क मत भूल जाना, नहीं तो एंट्री नहीं मिलेगी। ग्लव्स लेकर जाने, ग्लव्स भी आपको लाने पड़ेंगे, मतलब थोड़ा खर्चा और एक्स्ट्रा।
पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, खुद की पानी की बोतल लेकर जानी है, ट्रांसपेरेंट जिसमें आर पार दिखे कि कहीं पानी की बोतल में कुछ और ना डाल रखा हो आप लोगों ने, समझ में आ रही है चीज़, तो उस तरीके से। पर्सनल हैंड सैनिटाइजर 50 ml का, 50 ml का पर्सनल हैंड सैनिटाइजर लेकर जाना है पतंजलि वाला, ठीक है। एक सिंपल पेन, सिंपल सा पेन लेकर जाना है, ज़्यादा हाई फाई मॉडर्न टाइप का नहीं लेकर जाना, सिंपल ही होता है पेन, हाई फाई कौन सा होता है, क्या बात कर रहा है, मतलब सिंपल पेन मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई पेन ना हो, ठीक है। एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स तो आपके होने चाहिए, देखो एडमिट कार्ड वगैरह, आईडी कार्ड इन ओरिजिनल, फोटोकॉपी ऑफ आईडी कार्ड, ये चीज़ें। कॉल लेटर शुड बी ब्रॉड विद फोटोकॉपी ऑफ फोटो आईडी स्टेपल्ड विद इट, ओरिजिनल आईडी ऑल्सो ब्रॉड, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें सेम है। इन केस ऑफ स्क्राइब की फॉर्म में क्या होना चाहिए, स्क्राइब फॉर्म ड्यूली फिल्ड एंड साइंड विद फोटोग्राफ, मतलब वो फॉर्म आपका क्या फिल होना चाहिए। स्क्राइब उसके लिए यूजर जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए ये चीज़, और कोई आइटम यहाँ पे नहीं ले जाने देंगे आपको, समझ में ही, समझ में आया आप लोगों के, ये चीज़ें ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कैंडिडेट शुड नॉट शेयर एनी ऑफ देयर पर्सनल बिलोंगिंग मटेरियल, मटेरियल अपना पर्सनल बिलोंगिंग सामान है किसी को शेयर नहीं करना, डिस्टेंस मेंटेन रखनी है आपको एक दूसरे से, ठीक है, समझ में, हो सकता है पुलिस भी हो वहाँ पे लठ भी पड़ जाए। उसके बाद कैंडिडेट शुड स्टैंड इन रो, ठीक है, रो के अकॉर्डिंग उनको स्टैंड करना है। स्क्राइब ऑल्सो ब्रिंग देयर ओन ग्लव्स, जो स्क्राइब साथ में जा रहा है उसको भी सारी चीज़ें लेकर जानी है। और मस्ट हैव आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल्ड ऑन हिज मोबाइल फ़ोन, और ये ऐप जरूरी है भाई, आरोग्य सेतु ऐप आपके मोबाइल पे होनी चाहिए, या तो मोबाइल लेकर ही मत जाना, नहीं तो आपका क्या है, आरोग्य सेतु ऐप ये लेकर ही जाना पड़ेगा, लेकर जाना पड़ेगा भाई, क्योंकि इसने बोल दिया ए कैंडिडेट विल हैव टू डिस्प्ले दिस स्टेटस टू द सिक्योरिटी गार्ड एट द एंट्री, एंट्री पे आपको सिक्योरिटी गार्ड को क्या करना पड़ेगा, ये दिखाना, शो करना, डिस्प्ले करना पड़ेगा ये स्टेटस, आरोग्य सेतु ऐप वाला स्मार्टफोन लेकर जाना पड़ेगा। अगर स्मार्टफोन नहीं है, ए साइंड डिक्लेरेशन, उसको एक साइंड डिक्लेरेशन लेकर जाना है, मतलब बहुत ज़्यादा पंगा हो रखा है इस पर, आप अपने डिटेल से एक वीडियो बनाएंगे बाद में, क्योंकि यहाँ पे लेंदी हो जाएगी, डिटेल से वीडियो पे बात करेंगे अपने पूरी की पूरी इसके ऊपर, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ों की वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, वो अपनी बातें कर लेंगे। आगे अपने चलें, हाउ टू अप्लाई, आप देख लेना कैसे अप्लाई करना है, ये सारा का सारा यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में अपने बात करें, उसके बाद में मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन वगैरह ये उसने दे रखा है, आपको पता ही है कैसे ऑनलाइन पेमेंट मोड करना होता है। जनरल इंस्ट्रक्शंस की यहाँ पे बात करें, डाउट्स वगैरह आप कमेंट में पूछ लेना, कोई भी डाउट हो किसी भी स्टूडेंट को तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। उसके बाद में अपने नेक्स्ट क्या आता है आपका, नेक्स्ट अपनी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ नहीं रहा, कॉल लेटर्स यहाँ पे दे रखे हैं उन्होंने, कॉल लेटर वगैरह कैसे, अनाउंसमेंट्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, जो डेट है वो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, अनाउंसमेंट जो है वो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है यहाँ पे। और सारी की सारी डेट्स है वो क्या है, टेंटेटिव है, सारी की सारी कोई फिक्स डेट नहीं है, सारी की सारी क्या है, टेंटेटिव डेट्स है। तो शुरू करते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब होगा आपका, 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, तो ये आपका टेंटेटिव डेट है, मतलब फिक्स कल से स्टार्ट हो जाएगा आपका क्या रजिस्ट्रेशन, अभी टेंटेटिव है, हो सकता है कल से स्टार्ट हो ही जाएगा वैसे। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी आपकी ऑनलाइन होगी, 1 जुलाई से 21 जुलाई तक होगी। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर प्री एग्जाम ट्रेनिंग, प्री एग्जाम ट्रेनिंग है 12 अगस्त, प्री एग्जाम ट्रेनिंग का मतलब जो SC ST वगैरह उनके लिए जो होते हैं उनकी बात करें, वो प्री एग्जाम होते हैं। कंडक्ट ऑफ प्री एग्जाम ट्रेनिंग होती है आपकी कब तक होगी, 24 अगस्त से 29 अगस्त तक होगी। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर, अब ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जाम के जो कॉल लेटर डाउनलोड होंगे वो अगस्त 2020 से होंगे, मतलब कोई डेट फिक्स नहीं की, टेंटेटिव है, चांसेस है अगस्त में होने के। और प्री का जो एग्ज़ाम है, प्रीलिमिनरी एग्जाम है आपका, वो सितंबर अक्टूबर में होने के उसके चांसेस है। रिजल्ट अपने बात करें प्री की, तो वो अक्टूबर 2020 में आ जाएगा, अक्टूबर 2020 में चांसेस है उसके आने के। और मेन जो एग्ज़ाम है उसके कॉल लेटर, मेन या सिंगल में स्केल 2/3 का तो सिंगल एग्ज़ाम, और मेन एग्ज़ाम जो PU कलर का है वो अक्टूबर नवंबर में उसके कॉल लेटर आ जाएंगे, और अक्टूबर नवंबर में ही उस एग्जामिनेशन के चांसेस हैं, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, मेन का रिजल्ट अक्टूबर नवंबर में ही होने के चांसेस, रिजल्ट भी जल्दी जल्दी डिक्लेयर हो जाएगा। और कॉल लेटर और जो इंटरव्यू के लिए जो कॉल लेटर है वो डाउनलोड आपके अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट, सारा कुछ अक्टूबर नवंबर में ही हो रहा है, और इंटरव्यू भी आपका अक्टूबर नवंबर में ही होने के क्या है चांसेस हैं, यहाँ पे इसने बात बोली है, समझ में आई। उसके बाद में अपने आगे बात करें तो आगे इसने क्या बोला है, आगे इसने बोला है प्रोविजनल अलॉटमेंट आपका जनवरी 2021, जनवरी 2021 में आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट हो जाएगा। अभी क्या है, ये सारी डेट जो है वो क्या है आपकी टेंटेटिव है, ये चीज़ आप ध्यान रख लेना, ठीक है, समझ में आया आप लोगों के। अब आगे अपने बात करें तो अपने आगे बात करते हैं वैकेंसीज़ की अभी अपने शॉर्ट में बात करेंगे, डिटेल में बात नहीं करेंगे। देखो वैकेंसीज़ ऐसे बोला जा रहा है, और देखा भी है कि वैकेंसीज जो प्रीवियस ईयर की जो वैकेंसीज थे उससे थोड़ी कम यहाँ पे शो हो रही है वैकेंसीज। तो आपकी ये वैकेंसीज अभी अपने 8000 के अराउंड बोल सकते हैं, इतनी वैकेंसीज दिखाई दे रही है 8000 के अराउंड।
लेकिन ये 10,000 प्लस आपकी एक्सपेक्टेड है, वैकेंसीज आपकी 10,000 प्लस हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे जो बैंक है उन्होंने नॉट रिपोर्टेड दिया है, मतलब वो बाद में फ्यूचर में अपनी वैकेंसीज रिवील कर सकते हैं। ऐसा होता है, वैकेंसीज आपकी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, बाद में, क्योंकि कुछ बैंक्स वहाँ पे पहले वैकेंसी नहीं देते, बाद में वो वैकेंसीज दे देते हैं, तो आपकी सीट्स वगैरह इंक्रीज हो जाती हैं। तो बहुत सारे बैंक यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएंगे जिनके क्या है नॉट रिपोर्टेड है, जैसे ये बैंक रहा नॉट रिपोर्टेड। आगे बात करें, नॉट रिपोर्टेड, नॉट रिपोर्टेड, ठीक है, बैंक्स खूब बैंक दिखाई दे रहे हैं, एनआर लिखे हुए नॉट रिपोर्टेड, ठीक है, बहुत सारे बैंक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने नॉट रिपोर्टेड वैकेंसीज दे रखी है। तो आपकी जो वैकेंसीज है वो 10,000 प्लस एक्सपेक्टेड है, उम्मीद है कि वो 10,000 प्लस चली जाए। तो वैकेंसीज कोई दिक्कत नहीं, इतनी कम भी नहीं है। और दूसरी बात अपने करेंगे, वैकेंसीज कम है तो क्या हो गया, अपने को तो एक सीट चाहिए ना, अपने ऐसे तैयारी करो कि अपने को एक अपनी जो सीट है वो कोई ना छीन पाए। तो अपने को तो सिर्फ एक ही सीट चाहिए, अपने को कोई मतलब नहीं है वैकेंसीज कितनी आए। तो अपनी प्रिपरेशन को इतना बूस्ट करो, मतलब नेगेटिव नहीं होना यहाँ से कि वैकेंसीज कम है, तो इस बात से अपने को नेगेटिव नहीं होना। समझ में आ रही है आप लोगों को? तो अपनी तैयारी ऐसी रखो कि अपने को कोई दिक्कत ना हो, अपने मार्क्स ऐसे आएँ, अपनी तैयारी ऐसे हो कि अपने को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, चाहे वैकेंसीज कितनी ही हो। समझ में आ रही है आप लोगों के? तो इस तरीके से अपने को तैयारी करनी है। तो अब आपको टारगेट मिल चुका है आप लोगों को, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं है, सितंबर तो अपना आ चुका है, सितंबर आपका आ गया, तो अपने पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए अपनी जो तैयारी है, प्रिपरेशन को क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट करो और लगे रहो, बिल्कुल मस्त वाली तैयारी करो, क्योंकि अब अपने पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अब जिस बच्चे ने ध्यान दे लिया, जिस स्टूडेंट ने ध्यान दे लिया, वो सिलेक्शन ले जाएगा, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, फिर ओनली क्या रह जाएगा, पछतावा रह जाएगा। तो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, सारी चीज़ें क्लियर आप लोगों के। तो अब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, वापस से प्रैक्टिस वगैरह जो आपकी है वो स्टार्ट करो, वापस से अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को क्या करो, बूस्ट करो। समझ में आ रही है आप लोगों के? ठीक है, तो ये था कंप्लीट एनालिसिस था अपने नोटिफिकेशन का। इसका डिटेल में आपको अगर कोई भी डाउट्स हो, कोई भी आपको कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट्स क्लियर करने की। तो कमेंट सेक्शन में मुझसे आप डाउट्स वगैरह पूछ लेना। और जो अपना सोशल डिस्टेंसिंग वाला जो इन्होंने बोला है, अभी नोटिफिकेशन में दिया है, तो ये सोशल डिस्टेंसिंग की अपने बाद में बात कर लेंगे, क्योंकि अभी एग्जाम में खूब टाइम है, तो अपने अभी भी बात कर लेंगे। एक बार बीच में वीडियो मैं उस पर अपलोड कर दूंगा, और बाद में एग्जाम के पास में भी मैं एक बार फिर से आपको सारी चीज़ें रिवाइज करवा दूंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पे लेकर जानी, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग होगी, क्या क्या वहाँ पे, मतलब ऐसे बोल रहा है बैग भी नहीं लेना आपको, साथ में क्या करना है, वो ऐप भी लेकर जानी है, एप्लीकेशन आरोग्य सेतु वाली ऐप भी आपको डाउनलोड करनी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करके लेकर जानी है। जिसके पास मोबाइल नहीं है तो उसको क्या करना, डिक्लेरेशन करवा के लेकर जाना है कि स्टाम्प पेपर पर लिखवाना है या फिर क्या करवाना है। वो सारी की सारी मैं डिटेल से बातें आपको बाद में बता दूंगा, अभी आपको कुछ नहीं सोचना, अभी आप तैयारी करो, उसकी बात अपने बाद में डिटेल से करेंगे। ठीक है, फिर ये था आपका कंप्लीट एनालिसिस। अब अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है, बिल्कुल आपको टारगेट मिल चुका है, फिक्स टारगेट हो गया, मोटिवेट रहो आप। वो मोटिवेशन आपका सबसे बड़ा क्या है कि आपको टारगेट मिल चुका है, अब अपने पास टारगेट है, अब अपने एग्जाम पक्का फोड़ देंगे, ये गारंटी, ये वादा करो मुझसे कि एग्जाम को अपने फोड़ेंगे, आप लोग जरूर फोड़ के आओगे, ये वादा करो। ठीक है, फिर अपनी तैयारी रखो, अच्छे से तैयारी रखो, ऑल द बेस्ट।